गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इतिहास के हम भाग 1 के चैप्टर 2 के बारे में देख रहे थे, राजा किसान और नगर। ये हमारा मेन चैप्टर था जिसके बारे में आपको पिछले 2 लेक्चर समझा दिए हैं। कि उसके बाद के जो लेक्चर होगा हमारी एक थर्ड क्लास होंगे। और थर्ड क्लास में हम कौन-कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहला होगा कि आपको सबसे पहला आपका टॉपिक क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन यदि आए तो आपका ना छूटे। यह मेरा उद्देश्य है। तो सबसे पहला होता है दैविक राजा। आज का टॉपिक गुप्त शासक के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम सुदर्शन झील, फिर हम उपज बढ़ाने के तरीके। तो कहाँ के कहाँ तक के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो भाग 1 के चैप्टर 2 में जो इतिहास के बारे में जाना जाता है वह 600 बीसी से लेकर के 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक का हम इतिहास पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक का इतिहास है आपको नहीं भूलना है और इसको एकदम गौर फरमाना है। तो फरमाना है, गौर क्या करना है, गौर फरमाना है। ठीक है। इसको देखने के लिए आपको फिर तड़प भी होगी। तो फिर हम देखते हैं कि दैविक राजा क्या होते थे। यानी कि जितने भी राजा, दैविक राजा क्यों कहा जाता था। दैविक राजा क्या वो दिव्य राजा होते थे या उसे दैविक शक्तियां प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में भी क्या भगवान जैसी उनमें शक्तियां होती थी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता था। दैविक राजा उसे कहते थे यानी कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और उच्च दर्जा प्राप्त करने के लिए, उच्च दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ राजा क्या होते थे, वो प्रजाओं से जुड़ते थे। मतलब सॉरी, देवी देवताओं से जुड़ते थे ताकि जो प्रजा है वो उनके प्रति अच्छी और सद्भावना रखे, अच्छी सद्भावना रखे। मान के चलिए यदि हम देवी देवताओं को पूजनीय मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर साइड भी देखते हैं तो क्या कहते हैं कि लोग अच्छे मानते हैं, हाँ भाई वो तो काफी संस्कारी है, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। तो उससे हम क्या, हमारे समाज में क्या होते हैं कि हमारा अच्छे चरित्र बनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार राजाओं ने भी अपना एक रास्ता अपनाया कि यदि हमें समाज में या तो हमारे प्रजाओं के सामने हमें उच्च स्थिति की प्राप्त करनी है, उच्च दर्जा प्राप्त करना है, तो हम क्यों ना देवी देवताओं से, भगवान से जुड़े ताकि प्रजा हम पर विश्वास करे, आस्था रखे और हमारा जो नियत रहे वो अच्छे रहे ताकि हम बार-बार अपने प्रजाओं के प्रति कुछ अच्छे कर पाएँ। तो इसलिए क्या होते थे वो लोग जुड़ा करते थे देवी देवताओं से, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण कुषाण शासक को देखने को मिलते थे। तो हम 2 स्थान ऐसे देखेंगे जहाँ पे कुषाण शासक जो हुआ करते थे, वहाँ पे देवी देवताओं से जुड़ते थे। सबसे पहला 1 मिनट चालू है मैथ, तो कभी-कभी भूल जाते हैं, मैथ बंद ही रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुषाण शासक क्या होते थे। कि कुषाण शासक देवी देवताओं से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण माने जाते हैं। क्यों? कि मान के चलिए एक मथुरा, मथुरा नामक एक देवस्थान, मतलब जहाँ पे मूर्तियां बनाई गई हो, अफगानिस्तान के देवस्थान जहाँ पे भी भगवान की मूर्तियां बनाई गई हो, मथुरा के बगल अगल बगल में, मतलब भगवान वगवान बनाई गई है, वहां पे कुषाण शासकों ने अपनी मूर्तियां स्थापित की। जो कि इस बात की सूचक है कि वह क्या कहते थे कि देवी देवताओं के प्रति अपनी आस्था जताते थे। या तो अपनी आस्था जताते थे या तो उन्हें मानते थे, उन्हें पूजते थे। तो ये कुषाण शासक ये दिखाना चाहते हैं, जिसका प्रमाण किससे, सिक्का और अभिलेख से मिलता है। तो हमेशा आप इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास हमेशा साक्ष्य पर निर्भर रहता है। यानी कि आपके पास साक्ष्य नहीं, इतिहास नहीं, तो इतिहास भी एक साइंस है। मत कहिए कि ये साइंस, साइंस जब तक हम उसका रिसर्च नहीं कर पाते हैं, उस चीज को मान्यता नहीं देते हैं साइंस में। ठीक उसी प्रकार इतिहास में भी अगर किसी चीज के साक्ष्य, उसके एविडेंस ना हो तो उस घटना को हम कभी भी मान्यता नहीं देंगे। समझ में आई? तो इसका जो इतिहास के प्रमाण के बारे में जो पता चलता है, जो साक्ष्य के बारे में पता चलता है, वह सिक्के और अभिलेख या तो मूर्तियों के माध्यम से पता चलता है। कि हाँ, कि राजा जो हुआ करते थे वह देवी देवताओं से जुड़ा करते थे। उससे प्रेरित होकर के प्रजा उन पर विश्वास करे, जिस कारण से कुषाण शासकों ने बहुत सारे ऐसी मूर्तियां बनाई, ऐसे भगवान के देवस्थल, देवस्थल मतलब जहाँ पे भगवान की मूर्तियां बनाई जाती थी, उसी स्थान पर कुषाण शासकों ने भी अपने मूर्तियां स्थापित कर दी। जैसे कि मथुरा में एक देवस्थान पर, अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की क्या मिली है, मूर्तियां मिली है। ये पहला कौन सा। दूसरा जो होता था, कुषाण शासक अपने आप को देवतुल्य कहते थे, देवतुल्य।
यानी अपने आगे क्या लगाते थे, उन्हें मान के चलिए कि कुषाण शासक एक तरह से अपने आप की उपाधि लगाते, देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे लिख दी हूँ, वही देख रहे थे कि यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, कभी बोर्ड में भी मतलब लिखने भूल जाते हो, मतलब कोई टॉपिक ऐसे छूट जाते हैं तो उसके लिए याद नहीं रखिए। कहाँ थे हम? तो हम यहाँ थे कि कुषाण शासक अपने आप को देवतुल्य मानते थे और उसके लिए उनके अपने सर नेम के आगे जैसे देवपुत्र के नाम से लगाते थे। मान के चलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर के आगे क्या लगा हुआ है? डॉक्टर। कुषाण शासक ने उसी जगह डॉक्टर के स्थान पर वो क्या लगाते हैं? देवपुत्र लगाते हैं, ठीक है। तो उनके वो सरनेम हो जाते, देवपुत्र लगाते, उपाधि धारण करते हैं, जो कि यह दिखाना चाहते थे या प्रस्तुत करना चाहते थे कि वे देवी देवताओं से जुड़े रहते थे, या तो फिर वह उसमें जुड़े रहने का प्रयास करते थे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, कुषाण शासक ने, कई कुषाण शासक अपने आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई। क्या आपको इतने समझ में आए? आप बोलिएगा कि दैविक राजा उन्हें कहा जाता है, ये टॉपिक है आपकी, दैविक राजा, जिसका जो हमें प्रमाण इतिहास मिलता है, सिक्का और मूर्तियों से प्राप्त होता है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने बताया कि कुषाण शासक थे। कुषाण शासक थे, बहुत अच्छे भाई। लेकिन क्या कुषाण शासक भी किससे प्रेरित हुए होंगे? किसी ना किसी से तो प्रेरित हुए होंगे, तब अपने आप के आगे देवपुत्र लगाते थे। तो हाँ, कि कुषाण शासक जो हुआ करते थे, जैसे कि कुषाण शासक में बहुत फेमस फेमस आए, जैसे कि कुडुल कन्फ्यूशस, विम कन्फ्यूशस, और सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो कनिष्क आते हैं। कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण, योग्य, क्रूर और एक तरह से ताकतवर शक्तिशाली शासक थे कनिष्क, कुषाण वंश के। तो उन्होंने देवपुत्र लगाने को किससे प्रेरित हुए होंगे? तो वो चीनी शासकों से यह प्रेरित है। तो चीनी जो शासक थे वो अपने आगे देवपुत्र लगाते थे, देवपुत्र लगाते थे। तो कुषाण शासक भी उन्हीं से प्रेरित होकर के अपने आगे देवपुत्र लगाते थे। तो क्या आपको दैविक राजा कहीं पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, या कहीं पे भी समझ आपको नहीं आई? एक शॉर्ट बोल में बोल दे कि देवी देवताओं से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य होता था प्रजाओं का विश्वास जीतना, प्रजाओं का विश्वास जीतना, बस इतना। और देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासक लगाते थे। ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि अपने आगे सरनेम में देवपुत्र किन्होंने लगाया, ये किन शासकों ने लगाया? तो आप बोल सकते हैं कुषाण शासक। अब कुषाण शासक के ही एक सामंत के रूप में जब कुषाण शासक दुर्बल पड़ गए, कुषाण शासक जब दुर्बल पड़ गए, तो वह धीरे धीरे क्या हो गए? समाप्त होने लग गए। और उन्हीं दुर्बल में से उनके कई सामंतों में बट गए कुषाण शासक, और वही सामंत जो थे वह गुप्त शासक थे। ये कुषाण के सामंत थे, नौकर थे। अब ये कमजोर हुए, गुप्त शासक पैसा कमा के शक्तिशाली होने लगे, उनके सामंत हिस्ट पुस्ट होने लगे, तो उन्होंने क्या कर दी? अपनी वंश चलाना शुरू कर दिया। तो गुप्त शासक ये कुषाण कुषाण वंश के ही सामंत थे, जिसमें सबसे संस्थापक के रूप में जाना जाता है श्रीगुप्त को। संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये दो प्रमुख शासक हैं कुषाण, नहीं सॉरी, गुप्त वंश के, जो कि किसी काम के नहीं, सामंत के रूप में जीवन जिए, इसलिए इसे संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इनके चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक यहाँ लिख लीजिएगा, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को, जबकि संस्थापक श्रीगुप्त। अगर बोलेगा कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। शब्दों में ध्यान रखना है, शब्दों में भटकना नहीं है। इसमें देखते हैं कि गुप्त शासक की हमें अभी, बाद में और आने वाले कल में भी मैं यह बोलूंगा कि इतिहास साक्ष्य को मानता है। साक्ष्य है, एविडेंस है तो इतिहास है। तो गुप्त शासक का जो इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसके इतिहास के बारे में जो जानकारी हमें साहित्य, शिक्षा और अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। गुप्त वंश के जितने भी इतिहास लिखे गए हैं वह साहित्य से कहीं कहीं लिखे गए हैं, मिले हैं उनसे लिखे गए हैं, सिक्का के माध्यम से लिखे गए हैं, या तो फिर वह अभिलेख के माध्यम से लिखे गए हैं। तो इससे गुप्त वंश के, तो हम बोलेंगे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम।
संस्थापक फिर गुप्त मारिएगा। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी का सिक्का चलाया। बोले कि गुप्त वंश के जो जानकारी मिलती है सिक्का, अभिलेख और किससे मिलती है? साहित्य से मिलती है। तो राजा रानी का सिक्का किन्होंने चलाया? समुद्रगुप्त। और इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। इन्हीं की पत्नी के नाम थे कुमार देवी, और यही कुमार देवी का पुत्र था समुद्रगुप्त। सभी को सुने होंगे समुद्रगुप्त के बारे में, और यही कुमार देवी के पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। समझ में आ गया? तो एक हम बता, राजा रानी के सिक्का चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? व्यक्ति व खड़ूस व बानव व बनमानुस कौन था? तो वो था हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हम बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद हो, एक बार हमेशा जीवन भर याद रखे। और उस कुमार देवी किनकी पत्नी थे? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थे, जिनके बेटे का नाम था समुद्रगुप्त। आने वाले हम समुद्रगुप्त के बारे में समझेंगे कि समुद्रगुप्त को धारिणी बंद कहा जाता था। पूरे भारत को जीत लिया। दक्षिण भारत के 12 राज्य और उत्तर भारत के 9 राज्य को समुद्रगुप्त ने जीत लिया। उसका एक घोड़ा था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। 3 समुद्रों का पानी पीता था। मैप के माध्यम से समझिए, छोटे से मैप बनाते हैं आपके लिए, एकदम धातु मैप। ये मैप दिख रही है, ये कौन सी खाड़ी है? अरब सागर। ये कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे नीचे है हिंद महासागर। तो ये 3 महासागरों का जो पानी होता था वो समुद्रगुप्त का घोड़ा पीता था। इसलिए पूछा जाता था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्रों का पानी पीते थे? 3 समुद्रों का पानी पीते थे। इसका इस बात की सूचक है कि दक्षिण भारत पर पूरे महासागरों पर भी समुद्रगुप्त का अधिकार था। स्वर्ण काल माना जाता है गुप्त काल को। गुप्त, हाँ ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण काल भी माना जाता है। समझ में आ गया? तो समुद्रगुप्त के जो बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में देखेंगे कि वो कुमार चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की पुत्र थे। दोनों के ही पुत्र थे। समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय किए, उत्तर भारत के 9 राज्यों पर विजय किए। समुद्रगुप्त खुद खुद को कविराज कहते थे। समुद्रगुप्त खुद को कविराज कहते थे। वो काफी पढ़ने लिखने का। उनके दरबार में एक विदेशी यात्री हरिसेन आया। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया। उत्तर प्रदेश में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो लिखाए गए हैं वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने लिखा। उसमें केवल युद्ध की चर्चा है। जितने भी समुद्रगुप्त ने युद्ध लड़े उनके युद्ध की चर्चा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमें मिलती है, जो कि एक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। है? तो विदेशी यात्री भारत आए, संस्कृत भाषा सीखे। वह भाषा काफी कठिन थी सीखने के लिए। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज कहते हैं। सैनिक वेशभूषा में किसे दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। भारत का नेपोलियन मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनकी जो चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी वह लिच्छवी नामक स्थान से बिलोंग करती थी। वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने कुमार देवी को शादी करके लाया। इसलिए क्या होते हैं कि लिच्छवी दोहित्र के नाम से समुद्रगुप्त को जानते हैं। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त। स्वर्ण काल का युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण काल का युग कहा जाता है। ठीक है। कविराज समुद्रगुप्त। सैनिक वेशभूषा में किसे दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे, जिन्होंने क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया। कहाँ पे है यह? उत्तर प्रदेश में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। क्या की चर्चा है? तो युद्ध की चर्चा है, केवल युद्ध की चर्चा है। इतने समझ आ गया। अगला शासक आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। मोस्ट इंपोर्टेंट शासक ये होते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक होते हैं।
इसके से पहले एक रामगुप्त आते हैं, जिसको हम नहीं पढ़ा रहे। रामगुप्त इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो कि महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ाएंगे, यानी कि आपको एक टॉपिक पूरा खोखोर के क्लियर कर रहे हैं। वहां से जितने भी नीचे से क्वेश्चन पूछे आप वहां पे नहीं छूटे। ऐसे बहुत देखने को मिलते हैं कि टॉपिक तो क्लियर कराते हैं, टॉपिक तो पढ़ाते हैं, लेकिन पूरे अंदर तक नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे को अंदर से क्वेश्चन मिलते हैं तो वो छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। तो हम उसके बारे में पूरे रिलेट करके अंदर तक जा रहे हैं। तो हम वो पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, न सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। बेटी का क्या नाम था? प्रभावती गुप्त था उनकी बेटी का नाम। और उनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, नवरत्न कवि रहा करते थे, जिसमें सबसे प्रमुख थे कालिदास। तो काली नहीं, शायद तुलसीदास थे। सॉरी, मतलब एक बार देख लीजिएगा कि नवरत्न में सबसे महत्वपूर्ण थे कवि थे, जिसमें से तुलसीदास, हाँ तुलसीदास थे। सॉरी, कालिदास तो महाकाल के थे, पुष्यमित्र शुंग के काल में कालिदास थे। तुलसीदास थे सबसे महत्वपूर्ण। कौन थे? तुलसीदास थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त था। प्रभावती गुप्त, जिनका विवाह किससे हो? वाकाटक वंश के रुद्रसेन से करा दी गई थी। इनकी जो विवाह करा दी गई थी प्रभावती गुप्त की, वह रुद्रसेन से मत करा दी गई थी, जो कि वाकाटक वंश से संबंधित थे। इन दोनों के मध्य वाकाटक वंश और गुप्त वंश, ये मतलब उत्तर भारत में चल रहा है गुप्त वंश, तो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के क्षेत्र में वाकाटक वंश। ये दोनों वंश एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं। मान के चलिए कि हम अभी, आप पढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो आपका भाई पढ़ रहा है मुंबई में, तो आप दोनों समांतर हुए कि नहीं? एक समांतर हुए कि? ठीक उसी प्रकार उत्तर भारत में चल रहा है गुप्त वंश, दक्षिण भारत में चल रहा है वाकाटक वंश, महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। तो वही थे प्रभावती गुप्त के जो विवाह कर दिया गया, वह वाकाटक वंश के रुद्रसेन से कर दिया, जिससे कि उन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। लेकिन प्रभावती गुप्त का जो हस्बैंड था, पति था, वो क्या हो गया? उनकी मृत्यु हो गई। तो एक तरह से पूरी तरह से प्रभावती गुप्त अकेली पड़ गई, पूरे साम्राज्य का रानी बन गई प्रभावती गुप्त। पूरे साम्राज्य अब प्रभावती गुप्त का हो गया। अब प्रभावती गुप्त ने ही एक गांव भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन वंश ने चालू की, लेकिन सर्वाधिक भूमि दान जो दिए थे वो गुप्त वंश ने दिए थे। कैसे मिलती है? क्योंकि एक दंगुन गांव है, आचार कनाल, स्वामी आचार कनाल, तो स्वामी आचार कनाल को प्रभावती गुप्त ने एक दंगुन नामक गांव का किए थे दान में दे दिए। मतलब एक वो पंडित या तो पुरोहित थे, आचार्य थे, वो आचार्य थे, आचार कनाल नाम था उसका। तो वह एक तरह से दंगुन गांव में रहते थे न, सॉरी, दंगुन गांव पूरी तरह से उन्हें दे दी। किन्होंने दी? प्रभावती गुप्त। पूछा जाएगा कि भूमि दान की प्रथा किस वंश ने प्रारंभ की? तो वह सातवाहन वंश है। लेकिन सर्वाधिक, हम हमेशा बोल रहे हैं, शब्दों पर ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक भूमि दान दिए, सर्वाधिक भूमि दान किन्होंने दिया? गुप्त वंश ने दिया। लेकिन भूमि दान की प्रथा किन्होंने शुरू की? सातवाहन वंश ने शुरू की। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जबकि संस्थापक बोलेगा तो श्रीगुप्त आप मार दीजिएगा। तो अब क्या कहिएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में समझ आ गया। ये चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, समझ में आ गया। तो अभी तक टोटल 14 चंद्रगुप्त हुए। कितने? 14 चंद्रगुप्त हुए, जिसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय है। ऐसे चंद्रगुप्त तृतीय, चंद्रगुप्त चतुर्थ, चंद्रगुप्त फिफ्थ, चंद्रगुप्त सिक्स, बहुत है, अभी 14 तक आएंगे। तो ठीक है, इतना चलना। उसके बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त ने उसकी स्थापना की, जिसके मतलब वहां पे ब्रजियान भाषा की शिक्षा दी जाती थी। वह भारत की पहली हॉस्टल सुविधा देने वाली जो विद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, वह था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने 5000 बीसी में की थी, किए थे, सॉरी, 5000 बीसी में इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार में किए थे कुमार गुप्त ने। समझ आ गया? कुमार गुप्त के बारे में बस इतने ही पूछेंगे, और एक पूछ देंगे कि कुमार गुप्त की नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की, उसे विध्वंस किन्होंने किया? तो एक थे हमारा 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की। उनके सेनापति थे, उनके सेनापति का नाम था, रुकिए एक मिनट, याद नहीं आया, 1198 में, 1198 की बात है। क्या नाम था?
हम्म, याद नहीं आ रहे थोड़े से, इनका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, मतलब बख्तियार काकी, सॉरी खिलजी नहीं, बख्तियार काकी। 1498 ईस्वी में बख्तियार काकी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की क्या कर दी, जला कर राख दी। वहां पे गए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में, वो कहे कि वो अपने ढंग से चलाना चाहते थे, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 ईस्वी में ध्वंस कर दिए, जला के राख कर दिए। उसकी स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में पूछेगा तो कुमारगुप्त आप मार दीजिएगा। आता है अगला जो आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं। स्कंदगुप्त ने ही हुनों को आक्रमण करने के लिए पश्चिम भारत की ओर गए। हुनों को आक्रमण करने के लिए, हुनों पर आक्रमण किए, पश्चिम की ओर चले गए हुन से, हुन आक्रमण के लिए। हुन आक्रमण, हुन किसे कहा जाता था, आपने बाहुबली मूवी देखी है, बाहुबली मूवी में काल के लोहा कुए निमुंडा डोजरस टेलमी जो कहते हैं, उन्हीं को हुन कहा जाता था। उन्हीं को मारने के लिए स्कंदगुप्त गए थे। स्कंदगुप्त गए, अब उनकी पत्नी का नाम था भानुगुप्त। स्कंदगुप्त पराजय हो गए, एक बार विजय हुए, काफी बार विजय हुए हुनों से, लेकिन अंतिम में स्कंदगुप्त पराजित हो गए। और उनकी पत्नी का नाम था भानुगुप्त। उन्होंने अपने आप के क्या कर लिया, सती कर ली। जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी भानुगुप्त अपने आप को सती कर ली। सती कर ली, अपने आप खुद को जला ली। सती का अर्थ होता है जला लेना, ठीक है, खुद को जला लेना। हमेशा बोलते हैं इतिहास साक्ष्य पर निर्भर करती है, जिसकी इतिहास हमें एक और अभिलेख से मिलती है। तो सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी हमें कौन सा अभिलेख से मिलते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो एहोर अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ये तो जानकारी मिलती है, ठीक है। ये कौन सा आक्रमण से हुआ था, हुन आक्रमण जो थे वो गुप्त वंश पर किए थे। स्कंदगुप्त पर हुन आक्रमण हुआ था। उसी टाइम क्या हो गए कि गुप्त वंश कमजोर पड़ने लगे, और अंतिम शासक थे गुप्त वंश के, वो थे विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त अंतिम शासक कौन थे भाई, तो विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे गुप्त वंश के। समझ में आ गया। तो कुमार स्कंदगुप्त के बारे में कुछ भी पूछा जाए, याद रखिएगा, भानुगुप्त उनकी पत्नी का नाम था, हुन आक्रमण हुआ इसलिए गुप्त वंश कमजोर हो गए, स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई। फिर भानुगुप्त ने खुद को क्या कर लिए, सती कर लिए। तो सती प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी हमें इहोर अभिलेख से मिलती है। हुन आक्रमण के कारण ही गुप्त वंश का अंत हुआ। समझ आ गया। एक आता है सुदर्शन झील के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कृत्रिम जलाशय, सुदर्शन झील क्या था, एक कृत्रिम जलाशय थे जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ये चंद्रगुप्त प्रथम है, मौर्य नहीं, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अखंड भारत के राजा माना जाता है, आपको पहले क्लास में पढ़ा दिए हैं। तो उन्होंने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गुजरात में, जिससे यह पता चलता था कि मौर्य साम्राज्य पश्चिम तक विस्तार था। ये कौन से झील के माध्यम से, सुदर्शन झील के माध्यम से उन्होंने निर्माण करवाया। एक प्रकार का एक कृत्रिम जलाशय था। निर्माण करवाने का जो कार्य किया वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, लेकिन इसका पुनः निर्माण यानी कि फिर से उसे मरम्मत करवाने का जो कार्य करते हैं वे दो शासक करते हैं। एक है शक शासक रुद्रदामन, पहला शक शासक रुद्रदामन, और दूसरा गुप्त शासक स्कंदगुप्त। जब स्कंदगुप्त ने हुन आक्रमण करने के लिए गए थे पश्चिम की तरफ, तो उन्होंने आते आते सुदर्शन झील का क्या कर दिया, पुनः निर्माण कर दिया। तो फिर से उसको अच्छा से मरम्मत उरम्मत करवा दी सुदर्शन झील। बनवाने वाला कौन था सुदर्शन झील को, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसको मरम्मत किया कौन, रुद्रदामन शक शासक। उसके बाद फिर उसको मरम्मत करिए कौन, स्कंदगुप्त। तो दो बार मरम्मत हुआ। पहला मरम्मत करने का काम करते हैं रुद्रदामन, सेकेंड मरम्मत करने का काम करते हैं स्कंदगुप्त। ये दोनों देंगे, इनमें से दोनों, तो दोनों को मारिएगा। यदि इनमें से किसी एक देंगे, एक ऑप्शन देगा, रुद्रदामन या तो स्कंदगुप्त में से दोनों में से एक देगा, तो वही आप ऑप्शन को मारिएगा, क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण, अति पुनर्निर्माण वही दो शासक के द्वारा करवाया गया था। इसकी जानकारी कैसे मिलती है, तो इसकी जानकारी जो मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ नामक एक अभिलेख है, वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने यह अभिलेख, सॉरी, ये रुद्रदामन ने एक अभिलेख लिखवा दिया जिसे जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है।
गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र मतलब ये गुजरात है, तो इसी क्षेत्र को जो है हम क्या कहते हैं, सौराष्ट्र क्षेत्र कहते हैं। यह जो पूरा क्षेत्र है वह एक गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, यहीं पे जूनागढ़ है। वहीं पे जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि इसका जो निर्माण करवाए थे बहुत पहले के शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। रुद्रदामन तक शासक थे, वो तो बहुत मतलब बाहरी देश से आए थे, मतलब इधर पश्चिम की ओर से मतलब कौन से शक शासक आए थे। और एक नासिक में जब हम शक शासक रुद्रदामन के बारे में पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि उनके जो केंद्र थे वो स्थित हैं। उज्जैन के शासक थे रुद्रदामन। तो रुद्रदामन उज्जैन के शासक थे जिन्होंने ही सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया और एक जूनागढ़ नामक अभिलेख लिखवाया जिसमें जानकारी, और उसी के सामने स्कंद गुप्त का भी अभिलेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख के सामने, जो कि इस बात की सूचक है कि सुदर्शन झील का निर्माण दो बार हुआ, एक बार रुद्रदामन एक बार स्कंद गुप्त ने करवाया। लेकिन इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि सुदर्शन झील के बारे में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और समझिए। अगला जो टॉपिक आती है कि 600 बीसी में, 600 बीसी में उपज बढ़ाने के तरीके। तो खेती करके फसल को उपजाने के लिए सर्वाधिक फसल का उत्पादन हम कर सके, उसके क्या क्या तरीके थे। तो सबसे पहला जो तरीका था 600 बीसी में उपज बढ़ाने का वह था हल। हल का उपयोग करते थे वो लोग। सबसे पहले वो खेतों में जुताई करते थे, कि आपको समझाने की जरूरत है। 600 बीसी में क्या कहते, तो वहां भी हल का प्रचलन था, उस समय भी हल का प्रचलन था। वो खेतों को जुताई करते थे और जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती थी वहां पे लोहे का फाल का प्रयोग किया जाता था। जो लोहे का फाल होता था वो जमीन के नीचे तक जाएगी ताकि मिट्टी क्या हो जाएगी, खुद खुदरी हो जाएगी। मान के चलिए आप गाय से खेत को जोतते हैं तो अच्छा होता है कि ट्रैक्टर से जोतवाते हैं, तो आप बोलिएगा कि ट्रैक्टर से जोतवाते हैं तो वो खुरखुरी मिट्टी को कर देता है, भुरभुरा कर देता है। लेकिन वहां गाय से वहां पे जोतेंगे तो उतने अच्छे नहीं होते हैं, उसे फोड़ना होता है, क्या करना होता है, काफी मेहनत होते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गई पहले तो वो हल से करने लगे, लेकिन जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती थी, ज्यादा वर्षा कहाँ पे होगी, जहाँ पे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहाँ होंगे, उत्तर भारत में होंगे। यहाँ पे उत्तर भारत में ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी, वहां पे लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था। ये दूसरा तरीका था उपज बढ़ाने के। कब की बात कर रहे हैं हम, 600 बीसी की बात कर रहे हैं। तीसरे जो तरीके थे वो पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में क्या हम हल चला सकते हैं, क्या हम लोहे का फाल का उपयोग कर सकते हैं। लोहे का फाल मतलब समझ रहे हैं, हल के ही जैसा होगा लेकिन उसके आगे लोहा लगा हुआ है। आप तो किसान फैमिली से या तो गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको इसको बेहतर आपको पता होंगे। तो फिर पर्वतीय क्षेत्र में क्या, पर्वतीय क्षेत्र में आप ट्रैक्टर लेके जाते हैं, हल लेके जाते हैं, नहीं कर पाएंगे। वहां पे कुदाल कोड़ी कुदारी, जब 1856 में विद्रोह होने लगा वहां पे जो संथाल जनजाति थे वो कुदाल का ही प्रयोग करते थे, हल और कुदाल का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी पर्वतीय क्षेत्र में कुदाल का प्रयोग किया जाता था 600 बीसी में, ताकि आसानी से उसको हम कर सके, तो कुदाल का उपयोग किया जाता है पर्वतीय क्षेत्र में। अब इसके सिंचाई के स्रोत क्या थे, तो हम सिंचाई के स्रोत देखेंगे, जैसे कि कुआं थे, तालाब थे, फिर नहर के माध्यम से क्या किए जाते थे, सिंचाई किए जाते थे, खेतों को पटाए जाते थे। अब इसे सिंचाई करने के लिए तालाब, नहर या तो कुआं हो गया, इसको तो साधारण व्यक्ति निर्माण नहीं कर सकता था, पैसे वाले ही व्यक्ति निर्माण कर सकते थे। जो राजा के प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे वही क्या करते थे, ये सिंचाई के स्रोत जैसे कि तालाब, नहर और कुआं का निर्माण करते थे। तो इतने समझ में आ गए कि सिंचाई के स्रोत क्या हुआ करते थे। और 600 बीसी में फसल को बढ़ाने के क्या-क्या तरीके थे, तो पहला हुआ करता था हल। हल से भी अच्छा होता था लोहे की फाल, वहाँ की मिट्टी काफ़ी खुरखुरी और काफ़ी अच्छी हो जाती थी, काफ़ी उपजाऊ हो जाती थी। उपजाऊ मतलब करने योग्य हो जाते थे। तीसरे पर्वतीय क्षेत्र में कुदाल का प्रयोग करते थे। इसके स्रोत थे कुआँ, तालाब, नहर, इस सब का निर्माण कोई आम आदमी नहीं कर पाता था। बड़े शक्तिशाली और प्रभावी लोग ही करते थे, या राजा के नौकरशाही राजा के राजस्व, भू राजस्व इकट्ठा करने वाले व्यक्ति, या तो नौकरशाही, नौकरशाही मतलब उनके अधिकारी के द्वारा किए जाते थे। तो क्या है, इतने समझ में आ गया। तो आपको कहाँ से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, आपको हम बता देंगे कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो सुदर्शन झील से आपको क्वेश्चन दे दिए जाएँगे, आपको याद रखने हैं। दूसरा सुदर्शन झील के से दे दिए जाएँगे। तीसरा है स्कंद गुप्त यानी कि भानुगुप्त ऐहोर अभिलेख। अगर सबको जानना है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे महत्वपूर्ण बात है। कुमार गुप्त के बारे में पूछ सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय इसको ध्वस्त कब किया गया? 1198 में बख्तियार काकी के द्वारा। बख्तियार काकी किनके सेनापति थे?
तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे जिन्होंने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। समझ में आ गया पूरी तरीके से तो फिर से हम अगला लेक्चर में समझेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक कीजिए, ये आपके मन की बात है। हम नहीं कहते हैं कि लाइक ही कीजिए या तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा तो मेरा जो वीडियो होगा वह आप में आएगा, हमेशा लिंक गिरेगा ताकि आपको समय से मिल जाए। और इस वीडियो को 2-3 व्यक्तियों के पास और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद, थैंक यू, अगला क्लास में हम फिर मिलते हैं।